हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एम आई ऑडिबल डियर फ्रेंड्स? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। ओके, तो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस्ड अबाउट सम अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। और आज जो है वो हम इस एक्ट को, इस कानून को शुरू करते हैं, कोड को। डेफिनेशन से ये जो है ना वो कोड आपका सीपीसी शुरू होता है। तो कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, और दीज आर ओनली इम्पोर्टेंट। ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही समझ लें। कोड जो है ना, कोड टर्म, कोड का मतलब क्या है? कोड का मतलब होता है कि कोई लिखी हुई चीज, कोई लिखा हुआ कानून, वो तमाम कानून जो लिखे हुए हैं उनको हम कहते हैं कोड। और ये जो सीपीसी है, दिस कोड इंक्लूड्स रूल्स। ये जो कानून है वो रूल्स को भी इंक्लूड करता है। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, बताई थी कि भाई डिक्री का मतलब होता है डिक्री फॉलोज अ जजमेंट। डिक्री जो है वो ये एक एक्सप्रेशन है ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब आप कह सकते हो जज। यानी डिक्री जो है वो जज की एक एक्सप्रेशन है। जज फॉर्मली एक चीज अगर आप कोई लिख कर दे, फैसला लिख कर दे, उसको हम कहते हैं डिक्री। तो डिक्री जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ जज है, एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है। और डिक्री जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है राइट्स को, कि भाई किस बंदे का हक बना। एट द एंड पूरा केस चला और किस बंदे का हक बना, वो बताती है डिक्री। डिक्री के जो है वो दो इकसाम है, देयर आर टू काइंड ऑफ डिक्री। एक काइंड है वो है फाइनल डिक्री, और दूसरा है प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री जो है उसका मतलब है कि आर्जी तौर, टेम्पररी तौर एक डिक्री पास होती है। केस तो चल रहा होता है, लेकिन जब तक केस फाइनल हो जाए तब तक एक प्रिलिमिनरी डिक्री जो है ना वो जारी कर दी जाती है। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री बहुत ही कम ही होती है, इतनी ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्रीज को पास नहीं किया जाता। लेकिन हमेशा जो है वो फाइनल डिग्री दी जाती है। लेकिन प्रिलिमिनरी डिग्री कब होती है? आप जब ऑर्डर 20 को जब हम पढ़ेंगे, उस ऑर्डर 20 में लिखा हुआ है कि किन केसेस में प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। ऑर्डर 20 की सिचुएशंस के अलावा प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं होती। सो दिस इज द ओनली सिचुएशन, दिस इज द ओनली केस। डिग्री होल्डर क्या होता है? डिग्री होल्डर वो बंदा होता है जिसके फेवर में, जिसके हक में जो है वो फैसला पास हो, उसको हम कहते हैं डिक्री होल्डर। और वो बंदा जिसके अगेंस्ट फैसला आया हो, उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर। उसके बाद है मीन प्रॉफिट। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं मीजने प्रॉफिट, ये तो मीजने प्रॉफिट नहीं है, दिस इज मीन प्रॉफिट। इसको पढ़ा जाता है मीन, MEAN वाली जो प्रोनाउंसिएशन होती है, मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई भी रॉन्गफुल पोजेशन से कोई बंदा प्रॉफिट ले, बेनिफिट ले, हम उसे कहते हैं मीन प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक छोटा सा घर है, पर्सन बी आता है और मुझे उस घर से निकाल देता है। पर्सन बी उस घर में रहना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो पर्सन बी जो है उस घर को रेंट पर दे देता है। अब जो भी रेंट आएगा वो पर्सन बी उस वो पैसे ले रहा है। इस तरह का जो प्रॉफिट होता है, जो कि रॉन्गफुल पोजेशन से हासिल किया उसने, हालांकि ऑनर तो मैं था उस घर का, मुझे निकाल दिया। अब जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को कहा जाएगा मीन प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है कि अगर पर्सन बी जो है वो
उस घर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करवाता है, कोई खर्चा करता है, फॉर एग्जाम्पल घर के सामने एक छोटा सा दुकान बनवा देता है, तो अब उससे जो बेनिफिट आएगा वो मेन प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट जो है ना वो लीगल प्रॉफिट है, वो ले सकता है। ठीक है, तो जितना भी उसने प्रॉफिट लिया उसको वो प्रॉफिट माफ कर दिया जाएगा, उसके लिए उसके अगेंस्ट ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मीन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट हासिल किया जाए फ्रॉम द रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मीन प्रॉफिट। उसके बाद है मूवेबल प्रॉपर्टी। एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो जो मूव ना कर सके, एक घर हो गया, एक दुकान हो गया, एक कमर्शियल कोई एरिया हो गया, सो दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो मूव कर सके, जिस तरह फॉर एग्जांपल मोटर बाइक हो गई, कोई गाड़ी हो गई, कैश हो गया, नकद जिसको नकद जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ना क्रॉप्स को भी इंक्लूड करती है, ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर कोई जो है वो फसल खड़ी है किसी जमीन पर, तो वो फसल ग्रोइंग क्रॉप्स भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू दी सिविल प्रोसीजर कोड। तो जहां तक हमने डिस्कस किया डेफिनेशंस को, अगर डेफिनेशंस में से कोई आपको सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो, वरना मुझे चैट में बता दो ताकि जो है मैं आगे प्रोसीड करूं। अगर कोई सवाल हो तो पूछ। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस। जैसे आपने बोला कि मींस प्रॉफिट है, तो मतलब मैंने मींस प्रॉफिट से एक मेरे पास शॉप है, ठीक है, मैंने शॉप वो ली मैंने, मतलब मींस प्रॉफिट के हिसाब से। तो अब उससे जो मुझे फायदा हो रहा है, उससे उस फायदे से मैंने एक और शॉप खोल ली, या कोई एक और शॉप बना ली, तो वो मेरी सही हो गई, मतलब वो मींस प्रॉफिट नहीं है। अ, अब मैं जो ना वो आपके क्वेश्चन में से ये समझा कि एक सपोज कर मीन प्रॉफिट में पहली बात तो ये होगी कि इलीगल पोजेशन होगी, मेरा घर किसी ने छीन लिया और वो उसमें बैठ गया और अब उसको रेंट पर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो तो मीन प्रॉफिट होगा ही। अब अगर इस जी। प्रॉफिट से, ठीक है, अब ये जो रेंट जो भी जितना भी आया, सपोज करे 1 साल तक वो बंदा रेंट ले रहा था, अब मैं जाकर कोर्ट में केस करता हूँ कि सर मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे वापस दिलाई जाए। अब कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी कि मेरी प्रॉपर्टी तो मुझे वो वैसे ही डिलीवर होगी, उसके साथ ये होगा कि 1 साल का जितना भी रेंट उस बंदे ने लिया है उस प्रॉपर्टी से वो भी मुझे वापस दिलाया जाएगा। यानी अब जो पर्सन बी, जिस पर्सन बी ने जितना कुछ भी प्रॉफिट हासिल किया वो तो मुझे वो वापस कर देगा। अब उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो और कोई दुकान खोले। समझ में आया? जी, फिर आपने नीचे बोला कि उसमें अगर कोई पर्सन को प्रॉफिट मिलता है, तो और वो इम्प्रूवमेंट करता है कोई चीज, मतलब उससे खोलता है, जैसे आपने बोला कि मैंने रेंट दिया, रेंट के पैसों से मैंने एक और चीज खोल ली, उसके सामने दुकान लगा दिया, तो वो दुकान आपने कहा कि मीन्स प्रॉफिट नहीं है, तो ये पैसे भी तो मीन्स प्रॉफिट है, और जो मीन्स प्रॉफिट से चीज ली गई है वो इलीगल नहीं होगी, अनलॉफुल नहीं हाँ होगी। देखो देखो देखो, वो जो इम्प्रूवमेंट्स उसने लाई उस घर के अंदर, जिस तरह उसने कोई दुकान बनवाया, ठीक है, अब ये इस तरह होगा कि वो जो दुकान उसने बनवाया और जो उसने फिर उस दुकान से कमाया प्रॉफिट वगैरह, कोर्ट एस्टिमेट करेगी एक वैल्यू को कि भाई इसने इम्प्रूवमेंट कितना खर्चा किया इम्प्रूवमेंट पर और फिर उसने कितना कमाया। ये जो कमाया हुआ ये जो अमाउंट है ना वो इसको माफ कर दिया जाएगा। क्यों माफ कर दिया जाएगा? क्योंकि इसने इम्प्रूवमेंट इतनी की थी। अब ये जो अमाउंट इम्प्रूवमेंट की वैल्यू के हिसाब से तो उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी अमाउंट होगा फिर वो जो है ना वो मीन प्रॉफिट होगा एंड शैल बी सेंट, इट शैल बी गिवन बैक टू द पर्सन कंसर्न। समझ में आया यहाँ तक? जी सर, मगर उसने इम्प्रूवमेंट ही उसी पैसों से की हो, जिसमें मिसाल तो मुझे रेंट मिलता है नहीं नहीं नहीं, 20,000, उस ठीक है। उस पैसों से नहीं, वो जो इम्प्रूवमेंट कर रहा है ना वो अपने पैसों से कर रहा है, वो वहां से जो अपने, प्रॉफिट हासिल अच्छा। किया है वो नहीं। वो तो एक सिचुएशन हो गई ना कि भाई उसने जो भी अमाउंट अनलॉफुल जो भी कमाया होगा वो तो वैसे ही उसको देना पड़ जाएगा एट द एंड में, जब कोर्ट डिग्री पास करेगी तो वो तो अमाउंट उसको देना पड़ जाएगा। इम्प्रूवमेंट वो अपने पॉकेट से देगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के पैसे वो तमाम अपने पॉकेट से देगा और फिर जो भी कमाएगा, इम्प्रूवमेंट और कमाने वाली वैल्यू होगी उसको इक्वल किया जाएगा और उतना अमाउंट उसको माफ कर दिया जाएगा। बाकी जो है ना वो फिर वो मीन प्रॉफिट होगा और वो वापस देना पड़ेगा मुझे, मुझको वो वापस देगा। इस तरह होगा ये। ठीक है सर, ठीक।
तो एक बार मीन प्रॉफिट को मैं इसको फिर से जो है ना क्लियरिफाई कर देता हूँ। मीन मीन प्रॉफिट इस हद तक मीन प्रॉफिट है कि मेरी प्रॉपर्टी उस बंदे के पास है और उसके पास अनलॉफुल पोजेशन है। जो भी उससे वो कमाएगा, चलो इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू करते हैं ताकि जो है ना बहुत ये ज्यादा इजी हो जाए। सपोज करें कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी, मेरा जो घर है आ, वो उसमें जो है ना पर्सन ए आके बैठ जाता है, मुझे वो निकाल देता है। और वो जो है ना पर मंथ अब रेंट ले रहा है 5,000 का। ठीक है। उसने जो है ना पूरे साल तक उस अमाउंट को लिया। ठीक है। अब ये 5,000 और 12 महीनों तक उस बंदे ने वो जो है ना वो अमाउंट उस मेरे अनलॉफुल इलीगल पोजीशन से वो जो है ना वो गेट करता रहा। मैं जो है फिर कोर्ट में जाता हूँ। ये जो है ना कुछ 60,000 पर होंगे। ठीक है। अभी क्या किया कि इस बंदे ने साल तक इतना अमाउंट रेंट के थ्रू कमाया। जब कोर्ट में मैं केस फाइल करूंगा, सूट फाइल करूंगा, और अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि हाँ वाकई में ऑनर तो ये बंदा है, इसको प्रॉपर्टी वापस देनी चाहिए, तो फिर मुझे प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। और ये जो 60,000 है ये मुझे वापस करेगा ये बंदा। ठीक है। अगर अब सपोज करें इसने जब ये 60,000 मुझे वापस कर दिए तो इसके पास तो अब कुछ नहीं बचा, यानी मेरी इस प्रॉपर्टी से अब इस बंदे ने कुछ भी नहीं कमाया। जो भी कमाया वो तो उसने मुझे वापस दे दिया। अब अगर वो इम्प्रूवमेंट करता भी है तो वो इम्प्रूवमेंट ये पैसे तो वैसे ही काटे जाएंगे, ये तो इसको वैसे ही नहीं मिलेंगे। अब जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो इसका मतलब है कि वो अपने पॉकेट से कर रहा है। ठीक है। वो अपने पॉकेट से कर रहा है, और वो जो अमाउंट यानी जो भी उसने इम्प्रूवमेंट में यूज किया था अमाउंट, सपोज करें उसने इम्प्रूवमेंट में 1 लाख रुपीज लगाया दुकान को बनाने के लिए। 1 लाख रुपीज जो है ना वो उसको उसको मिल जाएंगे वापस। ठीक है। क्योंकि वो दुकान सेल करेंगे या कोई भी तरीके कार के थ्रू 1 लाख उस बंदे को वापस दिए जाएंगे, क्योंकि वो उसका अपना अमाउंट था। इट शैल बी गिवन बैक टू दैट पर्सन कंसर्न। अब ये 1 लाख कोर्ट जो है ना वो मुझे कह सकती है कि भाई तुम या तो इसको 1 लाख जो है ना वो 1 लाख अपने हिसाब से जो है ना वो कैसे भी करके इसको 1 लाख देने की कोशिश करो। ठीक है। तो 1 लाख दिए जाएंगे, या जो है ना दुकान सेल करने का भी ऑर्डर कर सकती है कि कोर्ट कह के इस दुकान को सेल करके जो भी अमाउंट है वो 1 लाख इसको दे दो। या कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है ये जो 60,000 है ये जो है इसको माफ कर दो, कि माफ कर दो, मुझे कहे कि भाई तुम ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो, ये 60,000 माफ कर दो, चलो 1 लाख की जगह पर 60,000 माफ कर दो इसको। तो ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट के पर कोर्ट जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस क्या डिसाइड करती है। सही है। तो अब जो है ना हम कुछ सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सिविल प्रोसीजर कोड में सीपीसी में कुछ 158 सेक्शन है। तो डेफिनेशंस को हमने देखा। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 है जो कि डील करती है टू द सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स, कि कौन सी कोर्ट्स जो है ना वो सबऑर्डिनेट होंगी टू द अदर कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है वो, अब हिरारकी कोर्ट के अंदर हिरारकी क्या होती है कोर्ट की, कि भाई एक सिविल कोर्ट होती है, उसके बाद जो है ना वो सीनियर सिविल कोर्ट होती है, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सिविल साइड पर बता रहा हूँ, और उसके बाद हाई कोर्ट होती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। अब हुआ क्या कि भाई होगा क्या कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये सबऑर्डिनेट है, यानी ये जो है ना वो अंडर है हाई कोर्ट के। ठीक है। इसी तरह ये जो सिविल कोर्ट और सीनियर सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलाकर अगर हम कहें तो ये सबऑर्डिनेट है टू दी हाई कोर्ट, यानी ये तीनों नीचे वाली कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट है। इसी तरह सिविल कोर्ट और सीनियर सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट हैं क्योंकि इनके नीचे हैं ये। लेकिन ये जो सिविल कोर्ट है वो सीनियर सिविल कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि इनकी अलग एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ये केसेस को डील करते हैं। बाकी सिविल कोर्ट जो है वो सीनियर सिविल कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है। ये दोनों कोर्ट सबऑर्डिनेट है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये तीनों कोर्ट उसके अलावा हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट भी हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को?
हेलो। मैसेज में बता दे मुझे अगर कोई सर आपका मिस्टेक। आवाज थोड़ा वो हो रहा है, इश्यू कर आवाज नहीं आई आपको? इश्यू थोड़ा हो रहा है, आवाज अभी अभी हुआ है। ये मतलब ये जो बताया ना आपके आपने के सुपर सिविल कोड, सॉरी सॉरी सुपीरियर सिविल कोड और सिविल कोड, आपने बोला कि सिविल कोड के वो सबऑर्डिनेट नहीं है, उसके बाद बताया वो समझ नहीं आया, आवाज आपका कट रहा था। हाँ, वो मैंने ये बताया कि मैंने ये बताया कि ये जो तीनों कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट हैं टू द हाई कोर्ट, बस इतना समझ लो। ये तीनों इस हाई कोर्ट के नीचे हैं। इसी तरह ये दोनों कोर्ट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट तो बिल्कुल हैं ही, उसके साथ ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट भी हैं, यानी उसके भी नीचे हैं। लेकिन सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट, सॉरी, सीनियर सिविल कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है। ये दोनों कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, सिविल कोर्ट और सीनियर सिविल कोर्ट, एंड दे आर ओनली सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। अब क्लियर है? जी सर क्लियर। सर एक सवाल था कि सीनियर सिविल कोर्ट में मतलब सिविल कोर्ट ही हिसाब से होती है या उसमें कुछ चेंजेस आती हैं? हाँ यार, आपका आवाज जो है ना बहुत कम आ रहा है पहले से भी, लेकिन थोड़ा कोशिश करें कि कोई माइक यूज करें या कुछ। आवाज कम आ रहा है बहुत। या भले चैट पर आप क्वेश्चन पूछ लें, और अगर मेरा आवाज ना आए ना तो मुझे बताना लाजमी। हाँ, मैं माइक को यूज कर सकता हूँ। आप जो है ना क्वेश्चन मुझसे चैट पर भी पूछ सकते हो, चैट पर लिख दें, आई शैल आंसर यू। आप चैट पर क्वेश्चन को लिखें, तब तक मैं जो सेक्शन 5 पढ़ाता हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो अंडर सेक्शन 5, सेक्शन 5 कहता है। मैंने जो ना सब सेक्शन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, देखिए 4 सेक्शन, सेक्शन 4 नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट लगे, जो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल नेचर के सेक्शन हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। बाकी पूरी सीपीसी पढ़ोगे तो टाइम निकल जाएगा, और जो है ना वो चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत सारी रह जाएंगी। इससे बेहतर ये है कि वी शुड गो थ्रू दी ओनली इम्पोर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 5 पर आते हैं। सेक्शन 5 जो है वो डील करता है कि सीपीसी जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स पर भी एप्लीकेबल है। यानी वो कोर्ट्स जो कि डील करती हैं लैंड रेवेन्यू से, जमीनों के मसलों से, फॉर्म 7 से, ठीक है, उनमें से जो भी अर्न किया जाता है, सेस वगैरह, टैक्सेस वगैरह जो भी उसके आते हैं, तो सीपीसी उस पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन टू दी टू दी व्हाट वी कैन से एक्सटेंट, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट है वहां तक, उससे ज्यादा नहीं। एक्सटेंट क्या कि जब 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 रेवेन्यू जो लॉज हैं, उन रेवेन्यू जो लॉज हैं वो साइलेंट हो जाए एक किसी टॉपिक पर। जब रेवेन्यू, हालांकि रेवेन्यू कानून तो अलग है, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट है जिस तरह 1957, इसी तरह पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो उसके जो कानून तो वो अलग मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है जो उन कानून में मौजूद नहीं है, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में फॉर एग्जांपल कोई मसला मौजूद नहीं है, तो फिर जो है सीपीसी अप्लाई होगी, वरना सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हमने क्या सीखा कि रेवेन्यू के मामलात पर सिविल प्रोसीजर कोड तब अप्लाई होता है जब रेवेन्यू के कानून किसी मसले पर खामोश हो जाएं, when they are silent on any particular subject. In that case only civil procedure code shall be applied, otherwise not. सेक्शन 6 डील करता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से। पिक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी के पैसों से, पैसों की वैल्यू के हिसाब से भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है सिविल कोर्ट की। कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कोई ऐसा सूट है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से कम है। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज के दरमियान, कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख रुपए का,
एक बंदे ने 5 लाख रुपए नहीं दिए। अब ये जो केस है वो कहाँ पर फाइल होगा? सिविल कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की है। ठीक है, तो अगर सिविल कोर्ट में ये केस फाइल होगा, अगर वैल्यू, जो सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है मसला, तो कोई सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू अगर 1 लाख से कम है, तो फिर कोर्ट, सिविल कोर्ट में वो केस जो है वो फाइल होगा। लेकिन अगर वही केस जो है उसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो ये केस फाइल होगा सीनियर सिविल कोर्ट में। ठीक है, और इन कोर्ट की जो अपील होगी फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में होगी। तो यहाँ तक अब समझने की बात क्या है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होती है सिविल कोर्ट की, कोर्ट्स की। ठीक है, तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन यानी वो जो कि पैसों के हिसाब से सेट की जाती है जुरिस्डिक्शन। वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की क्या है, अगर 1 लाख से कम है तो सिविल कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। और अगर, सॉरी 1 लाख नहीं, सॉरी इट इज 10 लाख, ये गलती हुई मुझसे, 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए से वैल्यू कम है किसी सब्जेक्ट मैटर की, तो फिर वो सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा। और अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो फिर वो केस फाइल होगा टू दी सीनियर सिविल कोर्ट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 9। एंड अब जो ये सेक्शंस हैं, दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि इनमें ही डिस्कस करेंगे हम रेस जुडिकेटा को, रेस सब जुडाइस को, और कहाँ पर एक केस फाइल होगा, यानी जिसको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं, उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। अब ये जो ऑनवर्ड सेक्शन आ रहे हैं इसमें सेक्शन 9 जो है वो डील करता है कि कोर्ट्स कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट, के जो सिविल कोर्ट होती है वो हर सिविल नेचर के सूट को ट्राई कर सकती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अनलेस बार्ड, यानी अगर खुद सिविल प्रोसीजर कोड ने कह दिया कि इस तरह के मामलात सिविल कोर्ट में फाइल नहीं होंगे, तो फिर वो मामलात, वो केसेस फाइल नहीं होंगे। अदरवाइज तमाम जो सिविल केसेस है वो सिविल कोर्ट जो है वो डील करेगी, ट्राई करेगी। सूट इन विच राइट टू ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड इज ऑल्सो अ सिविल सूट। राइट टू ऑफिस यानी भाई कोई किसी की जॉब है, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है, एक बंदा कहे कि मैं ऐसी हूँ, ये जो जुरिस्डिक्शन है इस इलाके में ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, और पर्सन बी कहे नहीं, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और यहाँ पर जो है ना वो जुरिस्डिक्शन मेरी, अब हैं ये दोनों असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन एक बोल रहा है कि नहीं मेरी यहाँ पर जुरिस्डिक्शन है, मेरी यहाँ पर पावर चलती है इस डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा कह रहा है पर्सन बी के नहीं, यहाँ पर मेरी पावर चलेगी, ये मेरी हद में आता है। तो अब हद डिसाइड करना, जुरिस्डिक्शन यहाँ पर डिसाइड करना है, ये भी एक सिविल सूट है, और ये भी सिविल कोर्ट में फाइल होगा, और सिविल कोर्ट जो है वो इसको डिसाइड कर सकती है। तो एक ये एग्जाम्पल है कि राइट टू ऑफिस जो है ना वो भी डिसाइड करती है सिविल कोर्ट। हाँ बिल्कुल हो सकती है, इस पर रिट भी हो सकती है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर जो कहने की बात है वो ये है कि सिविल कोर्ट भी इस केस को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 199 की रेमेडी अब हम तब लेते हैं जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, व्हेन देयर इज नो एनी एडिक्वेट रेमेडी लेफ्ट। जब हमारे पास ये एडिक्वेट रेमेडी पड़ी है, कौन सी रेमेडी, कि हम सिविल कोर्ट में जाएं और सिविल कोर्ट से जो है ना वो डिक्लेयर कराएं कि ऑफिस किसकी है। तो यहाँ पर जब एक रेमेडी पड़ी है तो रिट जो है ना वो नहीं होगी। और सपोज करें कि भाई सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब अपील का भी हक नहीं रहा, केस बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है, तो फिर जो है ना हम आर्टिकल 199 में जा सकते हैं और वहां पर कह सकते हैं सर कोई मसला हुआ था, वहां पर जो है ना वो केस को उन्होंने सही सुना नहीं, जुरिस्डिक्शन को सही तरीके से उन्होंने उन्होंने चेक नहीं किया, तो फिर हाई कोर्ट में जो है ना आर्टिकल 199 में जा सकते हैं, वरना नहीं। नाउ दी सेक्शन 10 जो कि डील करता है रेस्ट सब जुडाइस से। रेस्ट सब जुडाइस जो है ना वो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। रेस्ट सब जुडाइस का मतलब है स्टे ऑफ सूट, कि अगर एक सिविल नेचर का केस
बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन किसी कोर्ट में चल रहा है, तो अब इसी तरह का कोई, यानी यही केस, ये सेम केस किसी दूसरी कोर्ट में नहीं चल सकता। रेस सब जुडाइस, स्टे ऑफ सूट, इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है कि एक कोर्ट जो है ना, भले इस केस को एक डिसाइड कर ले, जब ये डिसाइड कर लेगी तो फिर देखते हैं कि एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट और नॉट। ठीक है, तो कोर्ट जो है ना वो, उस पर बर्डन बढ़ाने से बेहतर ये है कि जब एक कोर्ट के सामने कोई केस चल रहा है तो वो बड़े डिसाइड कर ले। ठीक है, तो रेस्ट सब्जुडाइज का मतलब ये है कि एक कोर्ट में जब केस चल रहा है तो वो डिसाइड करे, और इसी तरह का केस जो है वो दूसरी कोर्ट में चल नहीं सकता। द सूट शैल बी स्टेड अंटिल द प्रायोर सूट इज डिसाइडेड अंडर सेक्शन 10। तो ये कुछ लीगल मैगजिम्स हैं, रेस सब्जुडाइज। और नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 11 व्हिच डील्स विद रेस जुडिकेटा। जुडिकेटा का मत रेस जुडिकेटा टर्म का मतलब है कि भाई जब एक केस डिसाइड हो चुका है, when a case is, when a suit is completely, finally, absolutely, exclusively decided, so the same case cannot be decided again in any other court। तो इस केस को फिर से डिसाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी अपील हो सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है इन रिव्यू, रिवीजन, अपील, लेकिन इसी केस को इन ट्रायल दोबारा नहीं चलाया जा सकता अंडर सेक्शन 11। रेस्ट सब जुडाइज, यानी एक केस चल रहा है, इसी तरह का दूसरा केस नहीं चलाया जा सकता। रेस जुडिकेटा, यानी एक केस डिसाइड हो चुका है कंप्लीटली, अब इसी केस को दोबारा इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन चैलेंज किया जा सकता है। हाँ अनस भाई देखें, ये है, अगर जिस पार्टी ने केस फाइल किया है, सूट फाइल किया है, वो अगर उसको विथड्रॉ कर देती है तो इसका मतलब है कि उस केस को वो उसके साथ कोई मसला है ही नहीं ना। विथड्रॉ वो क्यों करा रही है? विथड्रॉ इसलिए करा रही है कि उसका कोई मसला ही नहीं है। वो बस वे इट्स जस्ट डिलेइंग दी व्हाट वी कैन से प्रीशियस टाइम ऑफ कोर्ट। ठीक है, अगर उसके साथ मसला होता तो वो केस को विथड्रॉ क्यों कराता? ठीक है, तो अगर ये पार्टी खुद विथड्रॉ करा रही है तो फिर जो है ना वो रिट पिटीशन नहीं होगी अंडर आर्टिकल 199। लेकिन अगर कोर्ट ने विथड्रॉ कर दी, ठीक है, और कोर्ट ने विथड्रॉ ना कहो, टर्म डिसमिस करो, डिसमिस कहो कि भाई अगर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, अब रेमेडी है ही नहीं, तो फिर आर्टिकल 199 में जा सकते हैं और कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह सकते हैं कि सर जो है ना वो ये डिसमिस हो गया था, इस सिविल कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, और केस को जो उन्होंने सही चलाया भी नहीं, इट वाज अनफेयर डिसीजन ऑफ द कोर्ट के दैट दे हैव व्हाट वी कैन से डिसमिस्ड माय सूट, सो दिस what we can say petition under article 199 is to be taken before this honorable high court। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई हुई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। डेट दैट इज बार टू फर्दर सूट सेक्शन 12। सेक्शन एक 12 क्वेश्चन कहता है। है, जी हेलो। जी, आपने कहा कि सेम से मतलब जो एक केस है मिसाल तौर के सिविल केस कोई भी है, तो वही सेम केस नहीं चल सकता किसी और कोर्ट में, ये आप कहना है, या उसी नेचर का सेम केस कोई और नहीं चला सकता? नहीं, नेचर का नहीं। अ, यहाँ पर टर्म समझो, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन यानी मसला, सब्जेक्ट मैटर जिसे हम कहते हैं कि भाई मसला था पार्टीशन का, दो भाइयों के दरमियान दरमियान जी। प्रॉपर्टी को, तो भाइयों के दरमियान एक प्रॉपर्टी को पार्टीशन करना था, मसला ये है, केस इसका फाइल हुआ, और अब जब तक ये केस चल रहा है तो यही केस, ठीक है, नेचर वाला केस नहीं, यही केस, यही कॉज ऑफ एक्शन दूसरी कोर्ट में नहीं चलेगा। सही है। मतलब वही मतलब जो 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 सेम पार्टी है वो नहीं चला सकती किसी और केस में, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी जाहिर सी बात है, ये दो पार्टी तो हैं जिनके साथ मसला है ना, तो ये पार्टी अब जी। दूसरी कोर्ट में नहीं कर सकती। जी चल ठीक है। ठीक है, अब जो है ना सेक्शन 12 है जो कि डील करता है बार टू फर्दर सूट, कि भाई अगर एक सूट को, एक कॉज ऑफ एक्शन को, कॉज ऑफ एक्शन यानी कोई सब्जेक्ट मैटर, कोई मसला जो एक्चुअल इशू है जिस पर सूट फाइल हुआ है,
उसको अगर कोर्ट ने वंस प्रीक्लूड कर दिया, कोर्ट ने कहा कि ये तो मसला ही नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, या जो है ये कॉज ऑफ एक्शन सही नहीं है, ठीक है, इस तरह का कोई मसला जो है ना वो मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जो है ना जस्ट डिलेइंग द टाइम ऑफ कोर्ट। तो अगर कोर्ट ने एक बार कॉज ऑफ एक्शन को प्रिक्लूड कर दिया, तो अब ये भी, इसका भी सूट दोबारा नहीं होगा, ठीक है, एक बार केस खत्म कर दिया कोर्ट ने, तो ये केस जो है ना वो दोबारा नहीं होगा। हाँ, आप जो है ना अगर फैक्ट्स को चेंज करके लाते हो कि सर अब जो है ना ये देखिए मसला अब है, क्योंकि हमने जो है ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाली हुई हैं, फैक्ट्स ज्यादा डाले हैं आपने, आपने एनेक्स्चर्स ज्यादा डाले हैं, आपने जो है ना वो ज्यादा डिटेल दी है, आपने विटनेसेस ज्यादा लाए हैं, तो जब एक्स्ट्रा चीजें लाई हैं तो फिर केस सूट जो है ना वो दोबारा एक फाइल हो सकता है, वरना नहीं। ऑन द सेम थिंग वही चीजें फिर से ला रहे हो तो कोर्ट जो है ना वो उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या समझा सेक्शन 12 में कि बार टू फर्दर सूट, तब फर्दर एक जो है ना वो सूट पर, फर्दर सूट पर बार हो जाएगी, एक फर्दर सूट को रोका जाएगा कंप्लीटली, अगर कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन को एक बार रिजेक्ट कर दिया है, एक बार प्रिक्लूड कर दिया है। एक होता है टर्म इंक्लूड, दूसरा होता है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड यानी खत्म कर दिया, उसको जो है ना अलाउ नहीं किया। सेक्शन नंबर 13 जो है दैट डील्स विद फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव। नहीं डियर अनस भाई, अपील नहीं होगी इसकी, बार टू फर्दर सूट की अपील नहीं होगी। अपील क्यों नहीं होगी? देखें, अपील उस चीज पर होती है जब कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया हो कि भाई हम जो है ना वो ये फैसला सुना रहे हैं कि दिस इज ऑल डन, कि भाई ये ऑनर हो गया प्रॉपर्टी का, ठीक है, एक जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया, तो फिर अपील हो। यहाँ पर तो जजमेंट कोई डिक्री वगैरह तो है नहीं, कोर्ट की ऑर्डर वगैरह तो है नहीं, तो इसकी अपील जो है वो नहीं होगी। आप जो है ना वो ये कह सकते हो कोर्ट में, ये मतलब एक ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है ना वो फाइल कर सकते हो कि ये जज जो है ना जानबूझकर मेरे इस केस को नहीं ले रहा है, ट्रांसफर करा दो किसी और जो है ना वो जज के पास। तो अगर ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे जज के पास, और जो है ना फिर वहां पर जो है ना आप उस केस को ला सकते हो, और देखते हैं कि फिर वो जज जो है ना उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। बाकी अपील नहीं होगा, अपील तब होगी जब केस को फाइनली डिसाइड कर दिया गया हो। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13 which deals with foreign सर judgment। एक सवाल है। जी हेलो सर। जी 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 बताएं, मैं सुन रहा हूँ। सर आपने जैसे अपील का लफ्ज आता है कि मतलब को कोई अगर केस खत्म हो गया है तो उसको अपील किया जा सकता है। मगर जैसे आपने बोला कि केस ही खत्म हो गया, मतलब केस में कुछ फैक्ट्स वो मसला ही नहीं है या कुछ नहीं है, तो अगर उसमें हम फैक्ट्स ऐड करके, आपने जैसे बोला कि फैक्ट्स को ऐड करके या कोई भी मतलब एडिशन करके फिर हम जाएं कि यार हमारा केस ये है, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे मतलब हाँ, इसको उस कहते हैं, प्रोसेस को? इसको कहते हैं अमेंडमेंट टू द प्लेंट। प्लेंट में जो है ना वो अमेंडमेंट हम लाएं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालें, उसका जो है ना वो एक आगे ऑर्डर भी आएगा, उसमें सेक्शंस भी हम पढ़े, रूल्स भी पढ़ेंगे, जिनमें जो है ना वो अमेंडमेंट का टर्म यूज हुआ है कि प्लेंट को अमेंड भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ओके सर, सलाम। ठीक। जी अनस भाई। सर एक क्वेश्चन था, अगर आप इजाज़त दें तो। जी 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 बताएं। वो ये था, जैसे आप कह रहे थे ना, कोई ऑर्डर हो तो उसकी अपील होती है जज की, तो अगर केस का मुकम्मल ऑर्डर नहीं होता, जैसे एक जज 7-11 की दरख्वास्त एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है फॉर एग्जांपल, तो दूसरी पार्टी फौरन फैसला होने से पहले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर देती है 7-11 के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, तो वो कर सकते हैं या नहीं? कहने का मकसद है भाई, वो तो मुकम्मल डिग्री तो नहीं होती ना, कोई ऑर्डर तो नहीं होता मुकम्मल। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि ये जो 7-11 है ना, 7-11 के रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गई, ये इसकी जो वैल्यू है, यानी इसकी 7-11 की जो वर्थ है, 7-11 की जो इम्पोर्टेंस है, वो डिग्री वाली इम्पोर्टेंस है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। ये बड़े बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में कि क्या 7-11 का जो ऑर्डर करता है जज साहब को, क्या वो डिक्री है या नहीं, तो द आंसर इज डिक्री। तो जब वो डिक्री है तो फिर तो अपील होगी। ये जो मामला है ना जो हम बार टू फर्दर सूट कर रहे हैं, ये डिक्री नहीं है, तो इसकी अपील नहीं होगी। 7-11 डिग्री है खुद, वो खुद में एक डिग्री है।
बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें। सर ये 7-Eleven क्या है? हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन 7-11 का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ प्लान्ट ऑर्डर 7 रूल 11, जिसमें ये होता है कि भाई अगर कॉज ऑफ एक्शन सही तरीके से लिखा ना हुआ हो, मसला सही तरीके से ना समझाया हो कोर्ट को, या जो है वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मसला हो गया हो कि भाई वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर ना हो, तो ये अगर कुछ मसले हों प्लेंट में, तो कोर्ट जो है ना उसको रिजेक्ट कर देती है प्लेंट को। ओके सर, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज सेक्शन 13, जो कि डील करता है फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव, कि अगर कोई केस फॉरेन कोर्ट में चल रहा है और वो वहां से फॉरेन कोर्ट जो है ना वो जजमेंट दे दे, और उस जजमेंट को यहाँ पर लाया जाए किसी हमारी कोर्ट के यहाँ, तो कोर्ट हमारी जो है ना वो ये समझेगी कि ये जो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट की, ये बिल्कुल सही जजमेंट है, प्रॉपर जजमेंट है, और फॉरेन जजमेंट के उस जजमेंट को देखकर कोर्ट जो है ना एग्जैक्टली सेम फैसला दे सकती है जो कि फॉरेन जजमेंट में मौजूद है। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है, मैं आपको बताऊं, फिर हम अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। इफ पर्सन ए विन्स द कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट अगेंस्ट पर्सन बी इन यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट, पर्सन ए और पर्सन बी में एक मसला था, एक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का, और ये पर्सन ए बी दोनों ही जो है ना वो पाकिस्तान के जो है ना वो उनको पीआर मिली हुई है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है इनके पास, लेकिन वो यूएसए में गए, सपोज करें फॉर किसी काम के लिए वहां पर गए, वहां पर ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब लाजमी क्या है कि पर्सन ए बी दोनों सब्जेक्ट हों पाकिस्तान के, अगर ये पाकिस्तान के सब्जेक्ट नहीं होंगे तो इन पर कानून अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये दोनों बंदे पाकिस्तान के लेकिन यूएसए में गए किसी काम के लिए, और वहां पर ये दोनों जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैं आपको कार दूंगा आप मुझे पैसे देना, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो है ना वो फॉरेन कोर्ट में वो केस फाइल कर देते हैं। सपोज करें सपोज करें कि भाई फॉरेन कोर्ट का जो वो लॉ है, कानून है, वो ये कहता है कि अगर हमारी जुरिस्डिक्शन में, यूएसए का कानून कहता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में, हमारे मुल्क में अगर कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो केस होगा वो यूएसए में ही फाइल होगा। अब ये क्या करते हैं कि वहां पर यूएसए में केस फाइल कर देते हैं, एक की का ए ने जो है ना कार दे दी बी को, लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए, ये मसला था, यूएसए की कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया। अब क्या होता है कि जो फॉरेन कोर्ट है वो फैसला सुना देती है इन द फेवर ऑफ ए। ठीक है, कि भाई पर्सन बी जो है वो पैसे पे करे लाजमी ए को। लेकिन अब क्या करती है कि जैसे फॉरेन जजमेंट आती है, जो पर्सन बी को तो पैसे देने पड़ेंगे, पर्सन बी जो है ना वो स्केप कर जाता है और वापस आ जाता है पाकिस्तान में, पर्सन ए भी आ जाता है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर पर्सन बी क्या करता है कि उसी केस को फाइल कर देता है बिफोर द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की कोर्ट के सामने के इस कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट को सोल्व करो। पर्सन बी कहता है कि जो है ना पर्सन मैं पैसे क्यों दूं, इस तरह का मामला है। ठीक है, अब जो है ना वो